हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको इशू ऑफ शेयर फॉर कैश के कंसर्ट की जो जनरल एंट्रीज थी उसके बारे में बताया था। और हम आज की इस वीडियो में उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है और वो है आपके सामने, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कॉल्स इन एरियर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है और इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे लगाया जाता है और किस रेट से उसको लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। बहुत अच्छी ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो इसे बड़े ध्यान से देखें और लास्ट तक इसको पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और कंसर्ट एंट्रीज को आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइएगा इस समझते हैं हम। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर के बारे में। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि व्हेन सम शेयर होल्डर डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल व्हेन इट बिकम ड्यू, सच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो गाइज हम ये कह सकते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर या किन्हीं शेयर होल्डरों के द्वारा अपना जो अलॉटमेंट या जो कॉल का अमाउंट होता है, तो जब वो ड्यू डेट पर इस अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जितना अमाउंट इन डेट पर रिसीव नहीं हो पाता है उसी को हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपने अलॉटमेंट या किसी कॉल का पैसा ड्यू डेट पर नहीं दिया जाता है, तो जितना अमाउंट उस अलॉटमेंट या कॉल पर कम रिसीव होता है उस अमाउंट को कंपनी कॉल्स इन एरियर के नाम से एंट्री अपने पास रखती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर टू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर होती हैं उनको रखने के कंसेप्ट में ये टू हमें मेथड दिए गए हैं, जिसमें पहला होता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जब कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करती है। तो in this method, there is no need to open calls in arrear account. Rather, the amount actually received, such that total amount less calls in arrear should be credited to the respective call account. तो गाइज इस मेथड में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट का अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करती है, बल्कि जो एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है वो उसको लेस करके जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट से वो उसकी एंट्री को मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होता है 10,000 रुपीज़ से, और जो शेयर होल्डर हैं कोई, उनके द्वारा 2,000 रुपये हमें अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हो पाते हैं, तब उस कंडीशन में कंपनी अलॉटमेंट की रिसीव की जो एंट्री बनाएगी अपने यहाँ वो 8,000 रुपीज़ से बनाएगी, यानी कि वो 10,000 में से 2,000 रुपये कॉल्स इन एरियर के घटा देगी और जो 8,000 रुपये बचे हैं उनसे वो इस एंट्री को बनाएगी। सेकेंड कंडीशन है इसमें बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जब कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करती है तब उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो जब कंपनी ओपनिंग करती है किसको, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को, तब इस मेथड में, इन दिस मेथड कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपनड विद द अमाउंट नॉट रिसीव। तो हम ये कह सकते हैं तब उस कंडीशन में जो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट होता है वो कंपनी ओपन करती है और इसके अंदर उस अमाउंट को रखती है जो कॉल्स इन एरियर के रूप में कंपनी को कम प्राप्त होता है या रिसीव नहीं होता है। In this case, calls in arrear account is to be debited when some amount is not received by the some shareholder, यानी कि इसमें हम जो calls in arrear का अमाउंट होता है उसे हम डेबिट करते हैं, यानी कि जो कंपनी होती है वो कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को डेबिट करती है और उस कंडीशन में जो शेयर होल्डर से अमाउंट कम रिसीव होता है उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर के नाम से वो अपने पास डेबिट करती है। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट सिंपल हो जाता है कॉल्स इन एरियर का, कि जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपनी किसी अलॉटमेंट या ड्यू डेट का पर कॉल का पैसा नहीं दिया जाता है, तो जितना पैसा अलॉटमेंट या ड्यू डेट पर कम प्राप्त होता है कॉल का, उसे ही हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जनरल एंट्री की बात करते हैं हम इसमें कॉल्स इन एरियर की। तो हम जनरल एंट्री में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें व्हेन ए कंपनी हैज़ नॉट मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जैसा भी आपको बताया कंपनी के पास इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि जब वो कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को मेंटेन रखती है और जब वो उस अकाउंट को मेंटेन नहीं रखती है। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हेन ए कंपनी हैज़ नॉट मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जब कंपनी कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को मेंटेन नहीं रखती है तब हमारी सिंपल एंट्री बनती है इसमें
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सन्ड्री कॉल। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से जो कॉल्स इन एरियर को लेस करने के बाद बचता है, और टू शेयर सन्ड्री कॉल में उस कॉल का नाम आएगा जिस पे कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता है, यानी कि जो अमाउंट हमें उस पर कम रिसीव होता है। जैसे अगर इसमें अलॉटमेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बन जाएगी, अगर फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर फाइनल कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल इसकी एंट्री बन जाएगी। तो सन्ड्री कॉल की जगह हम उस कॉल का नाम लिख देंगे जिस कॉल पर कॉल्स इन एरियर आपको दिया हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हेन अ कंपनी हैज़ मेंटेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जब कंपनी कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को मेंटेन रखती है तब उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो उसमें आपके सामने दो एंट्रियां बनती हैं। पहली एंट्री होगी व्हेन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज़ नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। अब मान लीजिए अगर कंपनी ने जो है अलॉटमेंट या कॉल का पैसा नहीं दिया है, जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कंपनी को अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर पे कुछ अमाउंट कम दिया है या किसी शेयर होल्डर ने वो अमाउंट नहीं दिए हैं, तब उस कंडीशन में कंपनी उनके लिए उसको डेबिट करती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट में उस अमाउंट को लिखा जाएगा जो अमाउंट इन कॉल पर कम रिसीव हुआ होता है, उसे कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट करते हैं। और टू शेयर अलॉटमेंट और शेयर सन्ड्री कॉल, जो भी अलॉटमेंट या जो अदर कॉल होती हैं उसका नाम इसमें आएगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड कंडीशन आती है इसमें कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव ऑन एनी अहिट कॉल। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी शेयर होल्डर ने मान लीजिए अलॉटमेंट पे तो हमें अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उसने उस अलॉटमेंट का अमाउंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पर दे दिया। तो जब जिस कॉल पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है तब उस कंडीशन में कॉल्स इन एरियर को हमें क्रेडिट करना होता है। तो जैसा अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसकी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सन्ड्री कॉल और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और नरेशन हम इसकी लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर सन्ड्री कॉल। तो गाइज ये एंट्री हो जाती है हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कॉल्स इन एरियर की। अब हम इसकी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में। तो जहाँ तक हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की, तो इसके लिए कुछ एक रेट दी गई हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 द टेबल ए द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी 5% पर एनम। तो गाइज यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट था जिसको हम 1956 बोलते हैं, तो उसके टेबल ए के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होता है वो हमारा 5% पर एनम होता है। जबकि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर विल बी 10% पर एनम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट में कंपनी एक्ट 2013 है उसके टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होता है वो 10% पर एनम से चार्ज किया जाता है या लगाया जाता है। अब इसके कंसर्न में कुछ एक एंट्रीज बनाई जाती हैं हमारी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके कंसर्न में आपको 3 एंट्री बनानी होती हैं। सबसे पहले आता है आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। इसमें हम एंट्री लिखते हैं शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसकी नरेशन हो जाती है बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड होता है ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर पे जो इंटरेस्ट होता है वो एक तरीके से कंपनी के लिए एक इनकम होती है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर होता है वो कंपनी के लिए एक इनकम होती है, क्योंकि जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर के द्वारा ड्यू डेट पर नहीं दिया जाता है, तो उस अमाउंट पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पीरियड के लिए जितने पीरियड का लेट पीरियड पे शेयर होल्डर उसका पेमेंट करते हैं। तो जितना पीरियड लेट करेंगे शेयर होल्डर उस पीरियड के लिए वो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसकी रेट आपको बताई है कि अगर कंपनी एक 1956 है तो उसके अकॉर्डिंग 5% पर एनम होगी, और अगर कंपनी है 2013 है तो उसके अकॉर्डिंग 10% पर एनम होगी। तो जैसे हमारी सेकंड एंट्री थी ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि यहाँ कंपनी को जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है वो एक इनकम होती है, इसलिए ये शेयर होल्डर से इंटरेस्ट के अमाउंट को रिसीव करेगी, और रिसीव करने के लिए एंट्री बनाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और लास्ट में जो ये अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का जो कंपनी को मिलता है उसे वो अपने P&L स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस ये हमने आपको टॉपिक बताया था कॉल्स इन एरियर के मीनिंग, कॉल्स इन एरियर की जनरल एंट्री और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में। तो गाइस अब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं
कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो गाइज़ ये दो टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपको नॉर्मली हर क्वेश्चन में मिलते हैं। जो भी फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको कॉल्स इन एरिया की एंट्री जरूर मिलती है। उसी के साथ में कॉल्स इन एडवांस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइस कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें, मीनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस मीन्स कॉल्स नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस। Thus, the amount of future calls is received in advance by the company. A company may, if authorized by its article, accept calls in advance from its shareholders. तो हम यही कह सकते हैं कि जो कॉल्स इन एडवांस होता है तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कि जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपनी किसी जो बात की यानी कि जो आगे की जो नेक्स्ट कॉल होती है उसका अमाउंट किसी पहले की कॉल के साथ एडवांस में ही दे दिया जाता है, तो जितना अमाउंट हमें एडवांस में प्राप्त होता है उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने अपनी फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल का पैसा अगर अलॉटमेंट के साथ दे दिया है तो अलॉटमेंट पर फर्स्ट और फाइनल कॉल वाली जो कॉल के अमाउंट की एंट्री होगी वो कॉल्स इन एडवांस के नाम से की जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कॉल्स इन एडवांस की अगर हम बात करें तो अ सेपरेट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज़ ओपन फॉर इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसके कंसर्न में कंपनी को एक कॉल्स इन एडवांस का एक सेपरेट अकाउंट को ओपन करना होता है। सिंस द अमाउंट हैज़ नॉट बिकम ड्यू, जब तक कि उस अमाउंट की एक्चुअल डेट नहीं आ जाती है, जब तक उस अकाउंट को कॉल्स इन एडवांस के नाम से कंपनी अपने पास मेंटेन रखती है। हैंस इट इज़ ए लायबिलिटीज टू द कंपनी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक उस अमाउंट की ड्यू डेट पूरी नहीं हो जाती है तो जो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट होता है वो कंपनी की लायबिलिटीज़ के रूप में रखी जाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी की अलॉटमेंट होती है मान लीजिए फरवरी में और कंपनी की जो फर्स्ट कॉल है वो हो रही है मान लीजिए मई में। तो अगर मई का पैसा कंपनी को फरवरी में रिसीव हो जाता है तो फरवरी और मई के जो बीच का पीरियड होता है उस पीरियड के लिए कंपनी के पास वो अमाउंट एज ए लायबिलिटीज़ के रूप में रखा जाता है जिसको वो कॉल्स इन एडवांस के नाम से अपने पास मेंटेन रखती है। एज सच इट इज़ क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और इसको कंपनी अपने पास कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के रूप में रखती है जिसको वो अपने पास क्रेडिट करती है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉल्स इन एडवांस इन द बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल बट इज़ नॉट एडिटेड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। तो गैस यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि अगर हम इसको शो करेंगे तो वो हम शो करेंगे इसको किसमें, लायबिलिटी साइड में, किसके, बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम शेयर कैपिटल जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अंदर हम इसको दिखाते हैं, लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को हम पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं, बल्कि जैसा आपको बताया कि इसका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, उस सेपरेट अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको अलग से ही रखा जाता है और उसके अकाउंट को अलग मेंटेन किया जाता है, इसको पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं किया जाता है। तो गाइस इसका जो नेक्स्ट आती है हमारी अब जनरल एंट्रीज़ फॉर कॉल्स इन एडवांस। अब जो कॉल्स इन एडवांस होती है उसके कंसर्न में जो जनरल एंट्रीज़ हैं हम उसकी बात करते हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉर अमाउंट ऑफ कॉल पेड इन एडवांस, यानी कि हम बात करते हैं सबसे पहले जो कॉल्स इन एरिया का अमाउंट होता है जब हमें वो एडवांस में रिसीव होता है तब उसके कंसर्न में हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सन्ड्री कॉल टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन शेयर सन्ड्री कॉल। इसमें जो भी कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स पेड इन एडवांस, अब क्योंकि जैसा आपको बताया था कि ये अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि हमारी कैपिटल के अंदर का ये अमाउंट होता है, बस हमें एडवांस में रिसीव हो जाता है, तो जिस डेट पे ये इसको एक्चुअल में रिसीव होना होता है उस डेट पे फिर हम इसे वापस डेबिट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ आ जाता है तो जो पहली एंट्री बनती वो बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस। अब जो फर्स्ट कॉल में हम एंट्री बनाते तब एंट्री बनाते बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा जब अलॉटमेंट पे हमें रिसीव होगा तो अलॉटमेंट पे तो हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे और वापस जब फर्स्ट कॉल पे हम उसकी एंट्री बनाएंगे तो कॉल्स इन एडवांस को हम इसमें डेबिट कर देंगे। तो गाइज अब इसकी एंट्री आती है हमारी कॉल्स इन एडवांस की
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 टेबल ए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी 6% पर एनम। तो गाइज यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 टेबल ए के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमारा 6% पर एनम की रेट से लगाया जाता है। जबकि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ की बात करें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा कॉल्स इन एडवांस का वो 12% पर एनम की रेट से लगाया जाता है। तो गाइज यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस होती है, यानी कि जो कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है तो वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस होती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी को शेयर होल्डर को एज ए इंटरेस्ट के रूप में देना होता है। तो इसलिए कंपनी के लिए एक एक्सपेंसेस होती है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को अपने यहाँ पर डेबिट कर दिए, क्योंकि आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को कंपनी अपने यहाँ डेबिट करती है। तो उसकी एंट्री बनती है ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू। तो इसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। जबकि सेकंड एंट्री इसकी बनती है ऑन अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम शेयर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का अमाउंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री बना रहे हैं हम शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर। उसी तरीके से हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी एंट्री बन जाती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्री बन जाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो गाइज इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने आपको बताया मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर, फिर जो कॉल्स इन एरियर की जनरल एंट्री हैं वो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में और उनकी रेट के बारे में। उसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग बताया, उनकी हमने आपको जनरल एंट्री बताई और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज हमारी जो ये सीक्वेंस चल रही है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर की, वो आप इसको सीक्वेंस में देखते रहें और जो भी कंसर्न आइटम है उनको भी आप इसमें नोट करते रहें। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी कंसर्न वीडियो हैं वो आप उसको देखें और अपने पास ज़रूरी चीज़ों को नोट कर लें। और जो अब नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम लेके आएंगे आपके लिए अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड। थैंक यू।